जो पुस्तक हमें सोचने के लिए विवश करती है वे हमारी सबसे अच्छी सहायक है। इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी पुस्तक लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर के हिंदी अनुवाद पिता के पत्र पुत्री के नाम से मैं निकिता महर इसका 18वां अध्याय शुरू का रहन सहन का वाचलन करने जा रही हूँ। सरगनों और राजों की चर्चा हम काफ़ी कर चुके। अब हम उस जमाने के रहन सहन और आदमियों का कुछ हाल लिखेंगे। हमें उस पुराने जमाने के आदमियों का बहुत ज़्यादा हाल तो मालूम नहीं, फिर भी पुराने पत्थर के युग और नए पत्थर के युग के आदमियों से कुछ ज़्यादा ही हाल मालूम है। आज भी बड़ी बड़ी इमारतों के खंडर हैं जिन्हें बने हजारों साल हो गए। उन पुरानी इमारतों, मंदिरों और महलों को देखकर हम कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि वे पुराने आदमी कैसे थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। उन पुरानी इमारतों की संगत राशि और नक्काशी से खासकर बड़ी मदद मिलती है। इन पत्थरों के कामों से हमें कभी कभी इसका पता चल जाता है कि वे लोग कैसे कपड़े पहनते थे और भी बहुत सी बातों का मालूम हो जाता है। हम यह तो ठीक ठीक नहीं कह सकते कि पहला आदमी कहाँ आबाद हुआ और रहन सहन के तरीके निकले। बजाय आदमियों का ख्याल है कि जहाँ अटलांटिक सागर है वहाँ अटलांटिक नाम का एक बड़ा मुल्क था। कहते हैं कि इस मुल्क में रहने वालों का रहन सहन बड़े ऊंचे दर्जे का था, लेकिन किसी वजह से सारा मुल्क अटलांटिक सागर में समा गया और उसका कोई भी हिस्सा बाकी नहीं है। लेकिन किस्से और कहानियों को छोड़कर हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुराने ज़माने में अमेरिका में ऊंचे दर्जे की सभ्यता फैली हुई थी। तुम्हें मालूम है कि कोलंबस को अमेरिका का पता लगाने वाला कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोलंबस के जाने से पहले अमेरिका था ही नहीं। इसका खाली इतना मतलब है कि यूरोप वालों को कोलंबस के पहले उनका पता ना था। कोलंबस के जाने से बहुत पहले से ही यह मुल्क आबाद और सभ्य था। यूकेंट में, जो उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको राज्य में है और दक्षिण अमेरिका के पेरू राज्य में है, पुरानी इमारतों के खंडर हमें मिलते हैं। इससे इसका यकीन हो जाता है कि बहुत पुराने ज़माने में भी पेरू और यूकेंट के लोगों में सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन उनका और ज़्यादा हाल हमें अब तक मालूम नहीं हो सका। शायद कुछ दिनों के बाद हमें उनके बारे में कुछ और बातें मालूम हो। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया में सबसे पहले मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, हिंदुस्तान और चीन में सभ्यता फैली। मिस्र अब अफ्रीका में है, लेकिन हम इसे यूरेशिया में रख सकते हैं क्योंकि वह इससे बहुत नज़दीक है। पुरानी जातियाँ जो इधर उधर घूमती फिरती थी, जब कभी आबाद होना चाहती होंगी तो वे कैसे जगह पसंद करती होंगी? वह ऐसी जगह पसंद करती होंगी जहाँ वे आसानी से खाना पा सकें। उनका कुछ खाना खेती से ज़मीन में पैदा होता था और खेती के लिए पानी का होना ज़रूरी है। पानी ना मिले तो खेत सूख जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं पैदा होता। तुम्हें मालूम है कि जब चौमास में हिंदुस्तान में काफ़ी बारिश नहीं होती तो अनाज बहुत कम होता है और अकाल पड़ जाता है। गरीब आदमी भूखे मरने लगते हैं। पानी के बगैर काम ही नहीं चल सकता। पुराने ज़माने के आदमियों को ऐसे ही ज़मीन चुननी पड़ी होगी जहाँ पानी की बिल्कुल कमी ना हो। मेसोपोटामिया में वे दजला
और फरात इन दो बड़ी नदियों के बीच में आबाद हुए। मिस्र में नील नदी के किनारे और हिंदुस्तान में करीब करीब सभी शहर सिंध, गंगा, जमुना इत्यादि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे आबाद हुए। पानी उनके लिए इतना जरूरी था कि वे इन नदियों को देवता समझने लगे, जो उन्हें खाना और आराम की दूसरी चीजें देता था। मिस्र में वे नील को पिता नील कहते थे और उसकी पूजा करते थे। हिंदुस्तान में भी गंगा की पूजा होने लगी और तब से अब तक उसे पवित्र समझा जाता है। लोग उसे गंगा मैया कहते हैं और तुमने यात्रियों को गंगा मैया की जय का शोर मचाते सुना ही होगा। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि वे नदियों की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि नदियों से उनका सभी काम निकलते थे। उससे सिर्फ पानी ही ना मिलता, अच्छी मिट्टी और बालू भी मिलती थी, जिससे उनके खेत उपजाऊ हो जाते थे। नदी ही के पानी और मिट्टी से तो अनाज के ढेर लग जाते थे। फिर वे नदी को क्यों ना माता और पिता कहते। लेकिन आदमियों की आदत है कि वे काम के असली सबको भूल जाते हैं। वे बिना सोचे समझे लकीर पीटते चले जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नील और गंगा की चढ़ाई सिर्फ इसलिए है कि उससे आदमियों को अनाज और पानी मिलता है। धन्यवाद।